स्वागत है साथियों दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री सीरीज में। आज हमारे साथ बुंदेलखंड से श्री कुलदीप बौद्ध जी जुड़ रहे हैं। कुलदीप बौद्ध बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच के संयोजक हैं। कुलदीप बौद्ध पिछले लगभग 1.5 दशक से निरंतर तमाम स्तर पे दलितों के अधिकारों को लेकर के, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार को लेकर के, उनके साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे को लेकर एक तरफ दलितों की गोलबंदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ शासन और प्रशासन के स्तर पे लगातार मजबूत हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसका नतीजा है उन्होंने इन पूरे के पूरे दलित मुद्दे को लेकर के उसके अलग अलग आयामों में बहुत सारे हस्तक्षेप किए। उन्होंने सफलताएं हासिल की। दलितों के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में अत्याचारों को लेकर के बुलंद आवाज बनने वाले कुलदीप बौद्ध निरंतर दलितों के साथ अत्याचारों की हर घटना को लेकर के हस्तक्षेप किए, जिसका नतीजा ये रहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों पे बहुत कमी आई। एक और बड़ी बात थी, वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, बल्कि चाहे वो मैनुअल स्क्वेंजिंग का मुद्दा हो या दलितों के आर्थिक उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए एक योजना बनाई थी, जो दलितों के सकल संपूर्ण और सर्वांगीण विकास के लिए बनी थी, उसको भी लेकर के निरंतर प्रयासरत रहे। जानते हैं आज हम लोग कुलदीप बौद्ध जी के बारे में। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। बताइए अपने बारे में हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। आपने ये मुझे मौका दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम कुलदीप है और मैं ऐसे गांव से आता हूँ जो कि बिल्कुल बीहड़ के इलाके में वो गांव है, मलधुआ गांव है, जहाँ से मैं आता हूँ। बेसिकली मुझे ये पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं एक दलित कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे मेरा नाम कुलदीप कुमार नहीं, कुलदीप सिंह लिखाया था। लेकिन जब मैं कक्षा 5 पास का सर्टिफिकेट लेने गया तो मेरा नाम सिंह काट के कुमार किया गया। और वो एक दबंग ठाकुर समुदाय से टीचर थे और उनका कहना था कि इस गांव में सिंह सिर्फ ठाकुर ही लिख सकते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार ये रियलाइज हुआ कि मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूँ और मेरा सर्टिफिकेट काट दिया गया। तो मुझे लगा कि अब मुझे नहीं पढ़ना है। मैंने अपने पिताजी के साथ बातचीत किया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो हमारे एक ग्रैंड फादर है माननीय चंद्रशेखर भारती, जो कि बहुजन समाज पार्टी के फर्स्ट एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं। मैंने उनके साथ पिताजी उनके पास लेकर के गए तो उन्होंने पहली बार मुझे जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कहानी को सुनाया। मैंने जिंदगी में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर को तब सुना था। और उन्होंने कहा कि अंबेडकर को तो बाहर बिठाए थे, अंबेडकर के साथ इतने सारे अत्याचार हुए, तुम्हारे साथ तो ये स्थिति नहीं है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो शायद है कि आप इस व्यवस्था से नहीं लड़ सकते हो। तब मैंने तय किया नहीं ठीक है, मैं पढ़ाई करूंगा और मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई के साथ जुट गया। उसके बाद मैं अकेला एक वो दलित लड़का था जो पूरे एरिया में 60-70% से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया। हमारे सबके लिए गर्व की बात थी, फैमिली और सबके लिए, कि एक लड़का है, पढ़ गया है, नौकरी लगेगा। 2010 में मैं बीटीसी टीचर बनने के एग्जाम में पास हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वो जॉब को छोड़ दिया। मतलब मैंने कहा कि मुझे टीचर नहीं बनना है, अभी मैं समाज के लिए करना है, क्योंकि मेरे साथ जो चीज हुआ है वो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे और साथियों के साथ हो। उसके बाद मैं एमएसडब्ल्यू ज्वाइन किया। एमएसडब्ल्यू के बाद इस सामाजिक सेक्टर को समझ के 2010 से 14 अप्रैल 2010 से मैं इस फुल टाइम सोशल एक्टिविज्म में उतर गया। उसके बाद एमएसडब्ल्यू के बाद लॉ भी किया, क्योंकि बहुत सारे एट्रोसिटीज के केसेस को मुझे लड़ना था। अच्छा, मतलब आपने दलित आंदोलन में भी अगर आप आए तो एक बहुत सोची समझी सोच के तहत आए, अचानक से किसी तरह से इस पे कूदे नहीं है। तो कुलदीप जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके बुंदेलखंड में आखिर दलितों की क्या स्थिति है। आपने जब आपने दलित आंदोलन में हिस्सेदारी करनी शुरू की, तब से अब तक क्या परिवर्तन आए हैं और उसमें आपकी कहाँ कहाँ भूमिका रही? जी देखिए, मैं अपने गांव से शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं अपने गांव में जब किसी निमंत्रण में जाता था तो हमें अपने समुदाय के साथ बाहर घूरे पे बैठ के खाना खाना पड़ा। वो दिन भी मैंने देखे हैं। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो एक ठाकुर के यहाँ हल चलाते थे। उस समुदाय से मैं आता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तिल तिल करके उस दलित को महसूस किया है, उस अपमान को, उस भेदभाव को, उस छुआछूत को, चाहे वो स्कूल हो या स्कूल से बाहर। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 2004 में उरई में आया था, क्योंकि शहर पढ़ने के लिए, तो यहाँ मुझे कमरा नहीं मिल रहा था।
क्योंकि लोग पूछते थे कि आपकी जाति क्या है। तो जाति जब बताने के बाद पता चलता था कि ये दलित जाति से है तो रूम नहीं मिलेगा। मैं एक नाले के किनारे छप्पड़ बना के वहां पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटर की पढ़ाई किया। अगर पूरे बुंदेलखंड में देखते हैं तो ये जो हालात है, क्योंकि जब मैंने इस एक्टिविज्म में आकर के अलग अलग जिलों का दौरा किया तो देखा न केवल मेरे गांव की ये हालत है, बल्कि यहाँ तो रोज ही इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, रोज उत्पीड़न हो रहे हैं। चाहे दलित के सवर्णों का खाना छूने पे उनकी नाक काटने वाली घटना हो, या फिर मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे कम्युनिटी को जो रोज उठ करके यही काम करना है। तो तरह तरह के केसेस, बुंदेलखंड अपने आप में दलितों का अत्याचार का एक हब आज की तारीख में देखते हैं, पिछले जमाने से भी देखते आते हैं। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, आप तो क्योंकि पत्रकार है आपने देखा होगा कि दलित महिलाएं आज भी सवर्णों के घर से चप्पल उठा के चलती हैं। ये सब केसेस हमने आंखों से देखे हैं इस बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो मतलब बुंदेलखंड में उच्च जाति के लोगों के घर के सामने चप्पल पहन के दलित नहीं निकल सकते हैं, ये व्यवस्था आज भी कायम है। जी। और निश्चित तौर पे बुंदेलखंड की ही घटना रही जिसमें दलितों को आज भी घोड़े पे सवार होकर बारात निकालने का पे जी। प्रतिबंध है। तो जी। ये जो चीजें हैं, ये सभी जो लोग इस तरह की व्यवस्था को लगातार कायम किए हैं। एक तो ये है कि जी। दलितों के साथ जो अदृश्य रूप से जो भेदभाव है वो अपनी जगह थे हैं। एक जी। तरफ ये है कि जो आम, जो जिसको आप कहिए कि सभ्य समाज के जो लोग तथाकथित हैं, उनका मानना है कि अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है और सब कुछ आर्थिक आधार पे हो गया है, बाजार से संचालित हो रहा है, इसलिए अब जाति खत्म हो गई है और छुआछूत और भेदभाव, सब जातिगत भेदभाव खत्म हो गया। लेकिन आपके यहाँ आज भी जब ये व्यवस्था कायम है तो ठीक है, दलित संगठनों के बतौर, दलित आंदोलन के बतौर आप लोग इस तरह की पूरी व्यवस्थाओं के विरोध में लगातार हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो तमाम दूसरे वहाँ पे जो आंदोलन है, महिला आंदोलन है, किसान आंदोलन है, तमाम तरह के अन्य लोगों के संगठन हैं, क्या वो लोग कभी अपने समाजों की इस तरह की विकृतियों के ऊपर कोई भी विरोध नहीं करते हैं, या इस पे रोक लगाने का उनका कोई प्रयास होता है? या इसका जब कभी आप लोग विरोध करते हैं या इसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, तब क्या वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं? बिल्कुल अरुण भाई, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो दो ही तीन तरीके से फोकस कर रहे थे। एक तो रिसर्च बेस, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करना है, उसके बाद एडवोकेसी, और उसके बाद उस पर संघर्ष, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पे एजुकेट देन ऑर्गेनाइज पे ही बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की हम लोगों ने नींव रखा था। और ये एक ऐसा संगठन बना, आज की तारीख में मुझे प्राउड होता है कि मैं उस संगठन का शुरू से पार्ट रहा, कि आज बुंदेलखंड क्षेत्र के दलितों की आवाज के रूप में बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच को जाना जाता है। मैं एक घटना से आपको इस सवाल का आंसर देना चाहेंगे। मैं एक गांव है यहाँ पे कुरसड़ा, वहां पे गया हुआ था फील्ड में ही। तो वहां पे एक 13वीं का कार्यक्रम था, जहाँ पे एक वाल्मीकि महिला अपनी 13 साल की बच्ची के साथ वहां पे सफाई कर रही थी। मेरे आंखों देखते ही वहां पे हुआ ये कि एक ठाकुर साहब आए डंडा लेकर, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, हमारे घर पे आज महिला ढोने नहीं गई। तो मैंने उस सामने देखा कि ये क्या कह रहा है, और उसने वो डंडा उठाते हुए उसके पति को 4 डंडे मारे, और उसके बाद उस महिला के, उस लड़की को पकड़ा और लेके चल दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं इनके यहाँ पे व्यवस्था देख रही हूँ, मैं कल आके कर दूंगा। उसने कहा नहीं, अभी चलिए, मैं लड़की को ले जा रहा हूँ, ये करेगी, जब तक आप आके साफ नहीं करेंगे तब तक ये लड़की हमारे यहाँ रहेगी। मेरे सामने ये पूरा देखते हुए हमने देखा कि वो महिला गई, वहां जाके मैला उठाया, डाला। लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, जबरदस्ती उससे मैला उठवाया गया। मैंने टीम के साथ उसके घर पे गए, बातचीत किया, तो उसने कहा कि साहब हमारा तो रोज का यही काम है, मैं क्या करूं। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, ये तो अन्याय है और आपको इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, हमारा संगठन, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। अरुण भाई, बड़ी मुश्किल से हम लोग 2 दिन के बाद उसका एक एप्लीकेशन लेके थाने पहुंचे। थाने में जब एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन ही रखा रह गया, 3-4 दिन तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तहरीर लिया था, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर उस महिला को बुला के उस एप्लीकेशन को वापस करा के कंप्रोमाइज करा दिया। हम लोग उसके पास गए, हमारे पास धमकी आई कि तुम ज्यादा नेता बनते हो, तुम इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ये घटना थी। हमारा पूरा बुंदेलखंड अधिकार मंच ने उस पर प्रतिनिधि मंडल लेकर के हम लोग गए, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि उस महिला ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि अभी मैं क्या करूं।
बहुत सारे जो स्वच्छता समाज के संगठन थे, मैंने उनके साथ भी बातचीत किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है लेकिन अभी क्या करें, कोई सुन नहीं रहा है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 3 साल 2017 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हुआ ये कि ये चीज जो घटना हमारे सामने घटी, मैंने अपने संगठन के सारे टीम के साथियों के साथ मीटिंग किया कि भाई आप लोग बताइए कि आपके भी गांव में ऐसा होता है, क्योंकि बुंदेलखंड अधिकार मंच के वॉलंटियर अलग अलग गांव में हैं। तो हमने 2 ब्लॉक में एक स्टडी किया, जिसमें जालौन के 2 ब्लॉक महेबा और कदौरा। तो अरुण भाई, मुझे वहाँ 276 फैमिली ऐसे मिले जो मेला ढोने का काम रोज सुबह से शाम तक करते हैं। वाह। उनके साथ हम लोगों ने बातचीत किया कि भाई ये काम आप कर रहे हैं, आपके लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, लेकिन आप आज भी ये काम कर रहे हैं। इधर ओडीएफ का ढिंडोरा पीटा जा रहा था। तो 23 अक्टूबर को हमने सभी महिलाओं के साथ बातचीत किया, तो उसमें से 276 में से मात्र 93 लोग तैयार हुए कि हाँ हम अपना एप्लीकेशन देंगे। क्योंकि ये 276 की सर्वे स्टेटस लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय से मिले, डीपीआरओ से मिले, और उनसे हमने बोला कि सर हमारे यहाँ पे ये काम हो रहा है और ये गैर कानूनी है, इसको बंद कराइए, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके यहाँ ये कोई काम इस जिले में होता नहीं है और ये आपने गलत रिपोर्ट बनाई है। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास एविडेंस है, हमने सर्वे किया है, 276 2 ब्लॉक में, जालौन में तो 9 ब्लॉक है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इस पे इंक्वायरी कराते हैं। इंक्वायरी कराया और हमने आरटीआई फाइल किया। मुझे आरटीआई में बाकायदा लिख के दिया कि पूरे जिले में कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि इतना बड़ा मुद्दा है और जिसपे कोई कुछ कह नहीं रहा है। हमने उस समुदाय के साथ बातचीत किया। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में एक प्रोविजन है कि हम उनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाएं। तो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए 276 लोगों से संपर्क किया। तो अरुण भाई, बड़ा एक अलग तरीके का अनुभव रहा। लोग तैयार ही नहीं हुए कि हम नहीं भरेंगे, हमें गांव से निकाल दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से 93 महिलाएं तैयार हुई। उनके भी आवेदन भरने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये महिलाएं जो सुबह निकलती हैं, घर घर जाकर के सफाई करती हैं, फिर उनको 2 सूखी रोटी और कुछ पैसे मिलते हैं। हम लोगों ने 93 का एप्लीकेशन तैयार कराया, आपसी कंट्रीब्यूशन करके, लोगों के साथ सहयोग लेके कि कम से कम एप्लीकेशन फाइल हो, और बाय रजिस्टर्ड डाक डीपीआरओ उरई को भेजा। लेकिन दुर्भाग्य के एक आवेदन को खोल के देखा गया, बाकी सारे के सारे आवेदन रिटर्न उनके घर पे भेज दिए गए, और ऊपर से ग्राम प्रधानों के द्वारा उनको धमकाया गया कि आप इस तरीके का लेटर लिखते हैं, मैं आपको ये कर दूंगा। तो सभी महिलाएं हमारे ऊपर आक्रोशित हो गई कि आप ये करा रहे हैं, और मेरे चिट्ठी वापस आ गई, अब बताइए मैं क्या करूं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये था, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट में ये प्रोविजन है कि जब तक उनको सेल्फ डिक्लेरेशन घोषित नहीं किया जाएगा, उनका इस प्रथा से बाहर निकलना मुश्किल था। हम लोगों ने उन महिलाओं को लिया और जिले पे मार्च का प्लान किया, और 23 अक्टूबर को हम लोग उन 93 महिलाओं में सिर्फ 35 महिलाएं तैयार हुई जिले पे आने के लिए, क्योंकि जो महिलाएं जिले पे आई उन एप्लीकेशन और डलिया और झाड़ू के साथ। तो जिस गाड़ी से आई हैं उसको भी लोगों ने गंगा जल और उससे धोया, वो अलग कहानियां हैं जिसको मैं कभी आपसे साझा करूंगा। लेकिन जिला मुख्यालय पे 35 महिलाएं अपनी डलिया, झाड़ू और एप्लीकेशन के साथ आई। हम लोगों ने एक बैनर लगाया था कि आखिर हमें कब मिलेगी मेला ढोने से मुक्ति। और ये मार्च जब किया तो आपके जैसे मीडिया के साथियों ने इसको बहुत प्राथमिकता से लिया। पहली बार ऐसा था कि जिले के सबसे मुख्य चौराहे जो डॉक्टर अम्बेडकर चौराहा था, गांधी चबूतरा पे सब इकट्ठे हुए थे, क्योंकि गांधी जी ने एक परिकल्पना दिया था कि हम अगले जन्म में इस कमेटी में पैदा हों, और साफ सफाई और उसकी जो बात कर रहे थे, हम लोग स्ट्रेटेजिकली उन्हीं के प्रतिमा पे इकट्ठे हुए और वहां से एक मार्च किया, जिसको हमने कहा कि आखिर हमें कब मिलेगी मेला ढोने से मुक्ति। इस बैनर को लेकर निकले। पहली बार महिलाओं ने बाबा साहब अम्बेडकर पे माला चढ़ाई, जो मैनुअल स्कैवेंजर महिलाएं थी, और उनको बताया गया कि इन्हीं की बदौलत आपको कुछ मिल सकता है। और वो मार्च लेकर जब हम जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और हमने कहा कि साहब आप बोल रहे कोई नहीं है, आरटीए में भी दिया है, ये महिलाएं खड़ी हैं, 35 हैं जो आपके आवेदन लेकर के आई हैं। तो ये बड़ा जिले का एक बड़ी हलचल थी। डीएम साहब ने एक कमेटी बिठाई, कमेटी बिठाने के बाद उसकी इंक्वायरी कराई। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कमेटी की जांच के बाद एक व्यक्ति को एक्सेप्ट किया गया कि जालौन जिले में एक मैनुअल स्कैवेंजर है। हमने लोगों ने कहा कि भाई ये कर क्या रहे, हमारे पास सारे एविडेंस है। लेकिन हमने हार नहीं मानी। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन इन सभी महिलाओं को हमने कहा कि आप जिले में नहीं सुनवाई हो रही, हम लोग योगी जी के पास जाएंगे और योगी जी से कहेंगे भैया हमें इसको प्रथा से मुक्ति दिलाइए और इस पे कार्रवाई कीजिए। तो वही डलिया झाड़ू लेकर के 10 दिसंबर, एक तरफ देश दुनिया में लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मना रहे थे, हमारा संगठन, हमारे जो मैनुअल स्कैवेंजर महिलाएं हैं वो विधानसभा के सामने इस दस्तक के साथ गई थी कि हमें इस मेला ढोना से मुक्ति चाहिए। और डलिया झाड़ू के साथ विधानसभा मार्च जब किया
तो बहुत पूरा प्रशासन ने हमारे टीम को घेर लिया, लोगों को, क्योंकि सबके हाथ में डलिया, झाड़ू और वो मैला की डलिया थी। प्रशासन ने मना किया, उसके बाद एक मार्च हुआ। तब ये नेशनल मीडिया में इस खबर को गया, हम लोगों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन संबोधित किया। एबीपी न्यूज ने उस पे आके यहाँ पे 7 दिन डेरा डाल के कहा कि नहीं, हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। हमने कहा कि देखिए, तो उन्होंने 7 दिन तक पूरा क्षेत्र भ्रमण करने के बाद उन्होंने घंटी बजाओ में इसका एक पूरा 35 मिनट का एपिसोड चलाया। इसके बाद जब ये मामला नेशनल मीडिया में पहुंच गया तो पूरा केएनएफडीसी की टीम ने आकर यहाँ कैंप किया और उन्होंने कहा, अरे इतना बड़ा मुद्दा, आप बताइए। तो हमने कहा, हम तो 276 की लड़ाई लड़ रहे थे, अभी ये मुद्दा पूरे जिले का है, आप कैंप लगाइए। तो उन्होंने, केएनएफडीसी ने कैंप लगाए। उस कैंप में 1000 से अधिक महिलाओं ने अपने आवेदन दिए कि मैं रोज ये काम करती हूँ, क्योंकि एफिडेविट था। हम लोग चूंकि लॉयर हैं, हमने सारे चीजों को ध्यान में रखा था, सारे एविडेंसेस थे। इसके बाद केएनएफडीसी को मानना पड़ा और अरुण भाई, मतलब ये संगठन की सबसे बड़ी जीत थी कि एक ही बार में 629 महिलाओं को उन्होंने एक्सेप्ट किया और सभी को 40-40 हजार रुपए उनके खाते में भेजा गया। तो जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए पहली खबर थी कि जालौन जिले में अकेले 629 महिलाओं को सरकार ने एक्सेप्ट किया और उनको 40,000 रुपए दिए थे। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, या मैं जानना चाहता हूँ कि एक तरफ प्राथमिक स्तर पे जिले के प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ पे जालौन में ऐसा कोई केस नहीं है। जी। फिर दूसरे स्तर पे जिलाधिकारी ने कमेटी गठित की और उसने आपने 93 केसेस दिया और उसने एक केस के अलावा बाकी सारे केसेस को रिजेक्ट कर दिया कि कोई नहीं है। अब तीसरा स्तर आता है कि आपने इसको जालौन जिले से निकाल करके राज्य के स्तर पे लेकर के पहुंच गए और उसके बाद जब राष्ट्रीय मीडिया से लेकर के तमाम जगह जब ये मैटर उछला, तब राज्य सरकार ने एक पूरी टीम भेज करके जब केसे पूरे जिले में केस तलाशे तो 625 के आसपास केस मिल गए कि ये मैला ढोने की व्यवस्था से जुड़े महिलाएं हैं। सवाल ये आता है, ये तो एक तरफ है, क्या राज्य शासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से उन अधिकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई जिन्होंने ये गलत रिपोर्ट दी थी? खास तौर पे इस तरह की गलत रिपोर्ट देना तो मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट के खिलाफ भी है और ये SC/ST एक्ट 1989 के खिलाफ भी है। ये दोनों में ही आपराधिक संज्ञेय अपराध है। क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की कोई कोशिश हुई? क्योंकि यदि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो ये दूसरे जिलों के अधिकारियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। बताइए। बेसिकली जब ये मामला स्टेट लेवल पे गया और यहाँ पे टीम आई तो हमने उनके सामने भी ये बातचीत रखी, क्योंकि उसमें जिला प्रशासन भी शामिल था। जब भारत सरकार की टीम आई, स्टेट की टीम आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं था, अगर है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जब 3 कैंप अलग अलग तहसील में लगाए गए तो वहां चूंकि हमारे टीम के साथ जो लोग थे, सभी महिलाएं थी, सभी ने जाकर के अपना खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन दिया। अब टीम सामने थी, स्टेट की टीम थी, तो जिला प्रशासन को एक्सेप्ट करना मतलब मजबूरी था, क्योंकि सामने महिला खड़े होके बोल रही है कि मैं जाती हूँ, इन घर में जाती हूँ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमने सभी का वीडियो बना के रखा हुआ था, मैंने उनके सामने प्रेजेंट किया कि देखिए ये जाती हैं, इतने घर में जाती हैं और इस तरीके से करती हैं। जब से आपने मैनुअल स्क्वेंजिंग के मुद्दे में अपने जिले में बुंदेलखंड में अपने जिले में काम करना शुरू किया, आपने कितने लोगों को पुनर्वासित करवाने में सफलता पाई? बेसिकली मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 629 लोगों को हम पुनर्वास कराने की पहली प्रक्रिया में लेके गए हैं और उनको 40-40 हजार रुपए गए। उसके बाद ये लॉकडाउन का खेल शुरू हो गया, क्योंकि ये उसके बाद इन महिलाओं की और बुरी स्थिति हुई है। 629 को हम कराए हैं। अभी लगभग 2,500 के ऊपर एप्लीकेशन जिला प्रशासन के ऑफिसों में पड़े हुए हैं, उस पर फॉलोअप की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि 629 ही अभी एक्सेप्ट किया जिनको MSID जारी किया गया। तो ये जो 3,000 के ऊपर एप्लीकेशन आप कह रहे हैं, ये जालौन जिले की हैं या आसपास के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की हैं? मोस्टली ज्यादातर जालौन की है, बाकी झांसी से भी कुछ है, हमीरपुर से भी कुछ है, ललितपुर से भी है, क्योंकि जालौन में हम लोगों का सघन ज्यादा इंटरवेंशन रहा है, तो वहां पे एक संख्या ज्यादा लेवल पे है। और ये 629 जो जिनको पुनर्वासन हुआ है वो भी जालौन के ही है। बड़े आश्चर्य की बात होती है कुलदीप जी कि एक समय जब जिस दौर में
इस मैला धोने की प्रथा, जिसको मैनुअल स्क्वेंजिंग कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अमानवीय घटना कृत्य की तरह देखा जा रहा है। और उसी के चलते वेजवाड़ा विल्सन जैसे को रोमन मैगेसे से पुरस्कार भी मिला, क्योंकि मैनुअल स्क्वेंजिंग के मुद्दे को पे उनके किए गए काम को। तो एक तरह से ये प्रथा भारत के ऊपर, अपने देश के ऊपर एक बड़े दाग, बदनुमा दाग की तरह है पूरे दुनिया के सामने। लेकिन आप ये बता रहे हैं 2017 में भी ये जो प्रथा है लगातार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कायम है, जारी है। तो आपके प्रयास बहुत बेहतर रहे। कुलदीप जी, एक समय जी में एक अभियान चला था 100 में 25 हक हमारा, जी और इस 100 में 25 हक हमारा का जो अभियान था, उसकी मुख्य जो आधार था वो ये था कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक योजना स्पेशल कंपोनेंट फंड के नाम से संसद में पेश की थी और पास कराई थी। इस योजना की सबसे खूबसूरती ये थी कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार पूरे देश में दलितों का और आदिवासियों का जो आबादी का अनुपात है, उसी अनुपात में केंद्र सरकार अपने बजट को अलग कर देगी और वो पैसा आदिवासियों और दलितों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। यही स्थिति राज्य सरकारों के ऊपर भी लागू थी कि राज्य सरकार, किसी भी राज्य की सरकार अपने प्रदेश में दलितों का, शेड्यूल्ड कास्ट का जितना प्रतिशत है आबादी, उस आबादी के बराबर का पैसा अपने बजट से निकाल के अलग कर देगी और उसे शेड्यूल्ड कास्ट के विकास के लिए खर्च करेगी। और बिल्कुल इसी तरह आदिवासियों के लिए था कि किसी भी प्रदेश में आदिवासियों की जितनी तादाद है, जितनी आबादी है, उस आबादी के अनुपात में सरकार अपने बजट से पैसा निकाल के रख देगी और खर्च करेगी। इसमें खास बात जो थी, इसमें दो बिंदु बहुत शानदार थे। एक तो ये पैसा किसी दलित व्यक्ति या दलित परिवार या कोई ऐसी दलित बस्ती जहां पे न्यूनतम दलितों की 60% आबादी आवासित हो, वहां पे अपनी जरूरत के हिसाब से दलित अपनी खुद की मांग सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार देने के लिए बाध्य है। लेकिन देखने में यह आया 89 से जो योजना लागू हुई, ये अगले 20 साल तक इसका क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला। सरकार के खाते में जो भी पैसा आवंटित हुआ उसको सरकार ने मनमाने ढंग से खर्च किया और उसको बताते रहे कि ये पैसा इस सड़क में लगा है, इस पे दलित भी चलते हैं इसलिए ये पैसा लगा है। इस तरह के तमाम कामकाज जो अकाल किस्म की होती हैं, बाढ़ आती है, अकाल आता है, उन सब में भी इस पैसा का यही आधार देके खर्च किया गया। लेकिन तकरीबन 2002 के बाद से दलितों के बीच में इसको लेके एक जो अभियान चला, वो अभी निश्चित तौर पे उस स्तर पे व्यापक नहीं हुआ है कि हर दलित या हर आदिवासी इस योजना को के बारे में जानता हो। मैं उत्तर प्रदेश में ये जो स्पेशल कंपोनेंट फंड था, जो अब शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान के नाम से जाना जाता है, मैं चाहता हूं कि हमारे देखने वालों को आप ये शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान क्या है और इसकी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है, थोड़ा सा इसमें जानकारी दें। जरूर। थैंक यू अरुण भाई, आपने बहुत गंभीर सवाल को उठाया और निश्चित तौर से दलितों के उत्थान की अगर हम इस देश में बात करेंगे, दलितों के सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान उसका एक अहम हिस्सा है। और चूंकि आप बता ही दिए इसकी हिस्ट्री की 1899 से ये इसका पूरा प्रावधान, इसकी गाइडलाइन आई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं पिछले 5 साल से नेशनल कंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट NCDHR DA3 दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल से लगातार SCP TSP बजट का एनालिसिस करते आया हूं। तो डेफिनेटली मैं इसको विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इसके हालात क्या है। आपने 3 शर्तें बिल्कुल बताई कि ये जो SCP TSP का फंड आता है, एक तो वो दलितों के बस्तियों में, उनके विकास में, उनके ऊपर खर्च करना होता है, स्पष्ट गाइडलाइन में है। दूसरा, इस पैसे को हम लैप्स नहीं कर सकते हैं। तो ये उनकी आबादी के अनुसार ये पैसा आता है। मैं रिसेंटली, क्योंकि पुरानी बात करेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आंकड़ों की बात है, मैं वर्तमान जो बजट यूपी सरकार का बजट है 2021-22, इसके आंकड़े और इसके संदर्भ में मैं SCP TSP की
महत्वता को मैं आपके सामने, सबके सामने रखना चाहता हूँ। 2021-22 का जो उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार ने बजट पेश किया था, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था। 5,50,270.78 हजार का पूरे यूपी का बजट। अब इस पूरे बजट में, चूंकि आपने बताया ही, क्योंकि एससी टीएसपी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आता है, तो उत्तर प्रदेश में एससी की पॉपुलेशन लगभग 21 से 22% पॉपुलेशन है। तो उसके हिसाब से अगर इस पैसे का बंटवारा किया जाए तो पैसा जो है बहुत संख्या में दलितों को मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 21% में सिर्फ 7% पैसा, 8% पैसा इनके लिए एलोकेट किया जाता है। ठीक है, हम 7-8% पैसे को ही अगर कैलकुलेट करते हैं तो इस साल के बजट 2021-22 में जहां 5,50,270.78 लाख करोड़ का जो बजट आया है, उसमें एससीपी के लिए, एससीसी जिसको बोलते हैं, 31,674.58 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। एक तो ये दलितों की आबादी में बहुत कम बजट है, लेकिन 31,674 करोड़ रुपए इस साल का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने एससी टीएसपी में डाला है। उसमें भी दो तरीके का इसको डायवर्जन किया है। एक तो 31,000 करोड़ को दो तरीके से, क्योंकि एक टारगेटेड स्कीम में पैसा दिया है और दूसरा नॉन टारगेटेड स्कीम में। टारगेटेड स्कीम तो डायरेक्ट एससी को लाभ पहुंचाएगी, लेकिन नॉन टारगेटेड स्कीम ऐसी है जिसमें 19,000 करोड़ रुपए इन्होंने डाला है। वो योजनाओं से दलित कम्युनिटी को कोई लाभ होने वाला नहीं। किस प्रकार की ये योजनाएं हैं, थोड़ा सा इसका एक दो उदाहरण देंगे? यस, 19,367 करोड़ रुपए जो उन्होंने डाला है नॉन टारगेटेड स्कीम में, उसमें मैं दो स्कीम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा। एक तो राज्यों के चौड़ीकरण का एक स्कीम है। राज्यों की जो मार्ग है उनको चौड़ीकरण करना है, उसमें 325 करोड़ रुपए डाला है। सड़कों के चौड़ीकरण, हाँ, राजमार्गों के चौड़ीकरण के लिए, जो सड़कें हाईवे कर रहे हैं उसके लिए 325 करोड़ रुपए डाला है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन नेटवर्क का शुद्धिकरण के लिए, जो बिजली वितरण का ये कर रहे हैं, उसमें 300 करोड़ रुपए डाला है। रेलवे के पुल बनाने में उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए डाला है। इसी तरीके से मेडिकल कॉलेजों में के लिए, अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए 65 करोड़, 67 करोड़, पुणे के मेडिकल कॉलेज के लिए 58 करोड़, ऐसे इस पैसे का डायवर्जन किया है। जबकि गाइडलाइन तो ये नहीं बोलती। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी जो लगभग 21-22% है, उस हिसाब से जितना पैसा एलोकेट होना चाहिए, आवंटित किया जाना चाहिए, एक तो उतना पैसा एलोकेट नहीं हुआ, बल्कि वो अगर 21% होना चाहिए था तो उसका 6-7% के आसपास एलोकेशन हुआ। लेकिन ये जो कुछ आवंटित हुआ पैसा 31,000 करोड़, इसमें से 19,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपनी मर्जी के अपने दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च कर दिया, जिसका निश्चित रूप से सीधे सीधे दलितों को किसी भी प्रकार का फायदा मिलने की कोई संभावना नहीं। तो कुल मिलाकर के वास्तव में ये पैसा जो है मुश्किल से 2 से 2.5% ही दलितों के लिए उपयोग में खर्च हुआ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं या जानना चाहता हूं कि ये जो पैसा खर्च हुआ, अमूमन ये पैसा सरकार जो है स्कॉलरशिप की मद में, स्कूल के एडमिशन की मद में, और इसी तरह की कुछ पेंशन वगैरह की मद में, मुआवजे के मद में खर्च कर देती है। जबकि ये जो 1989 की यदि आप प्रस्तावना को देखें तो ये मामला कुल ये था कि दलितों के सकल संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए इस पैसे का खर्च होना है। लेकिन सरकार ने जो पहले से, जब तक शेड्यूल कास्ट सब प्लान नहीं था, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान नहीं था, तब तक सरकार इसको अपने समाज कल्याण विभाग के खर्चे के मद से ये सारी स्कॉलरशिप, एडमिशन वगैरह का खर्चा उठाती थी। लेकिन जब सरकार ने इसका एलोकेशन करना शुरू कर दिया तो उसने वहां से पैसा खर्च करना बंद कर दिया और यहां से लेना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो पूरी कहना चाहिए जो उद्देश्य था इस योजना का, कि ये दलितों के जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे, उनके रहने की व्यवस्था प्रॉपर होगी, उनकी आजीविका मजबूत होगी, ये पैसा अभी भी उस मद में कहीं उत्तर प्रदेश में खर्च नहीं हो रहा। बिल्कुल, जो आपने बात बोला है, क्योंकि आप देखते हैं तो जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम में जिस पैसे का डायवर्जन हुआ, फिर उसको उस पर मुद्दा बना, तब से इस लोगों ने इस मुद्दे को और ज्यादा गंभीरता से समझा है। यूपी के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली जो टारगेटेड स्कीम है उससे, जैसे आपने स्कॉलरशिप का नाम लिया, हॉस्टल्स का नाम लिया, कुछ आईएएस पीसीएस के बच्चों को कोचिंग कराने का नाम लिया,
मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ जो कि शायद है कि आपके संज्ञान में आए हों। पिछले साल के बजट का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि 4-5 साल से लगातार इस बजट का एनालिसिस किया है। 2 स्कीम है जिसकी योगी सरकार ने बड़ी तारीफ किया था कि हम दलितों के लिए स्कीम लेकर के आए हैं। एक तो कुलदीप जी, निश्चित तौर पे ये जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान का जो मामला है, ये दलितों के आर्थिक विकास का और पूरे सर्वांगीण विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ये दलित कार्यकर्ताओं तक की जानकारी में भी पूर्ण रूप से नहीं आ पा रहा है कि ये है क्या और इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। आप जैसे लोग जो तमाम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के प्रयास और आगे चलेंगे। चलते चलते आपसे एक चीज़ मैं और पूछता हूँ, वो ये कि पिछले दिनों मेरी जानकारी में आया कि आपने वकीलों को, शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड के जो तमाम वकील हैं, उनका एक संगठन बनाने की दिशा में आप गए हैं और आपने उनकी SC/ST एक्ट से लेकर के तमाम जो दूसरी दलितों से जुड़े जो चीज़ें हैं उसकी ट्रेनिंग भी की है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है और क्या कारण है आपने इसको शुरू भाई किया? बेसिकली पहले मैं स्पेशल कंपोनेंट प्लान के मुद्दे को क्लोज करता हूँ। चूंकि आपने बोला कि ये निश्चित तौर से दलितों के सशक्तिकरण और उनके एम्पावरमेंट के लिए महत्वपूर्ण वो है। आपको पता ही होगा कि भारत के 3 राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जिन्होंने SC/PTSP कानून बनाया है, वहाँ पे बहुत सारे इसके आयाम देखने को मिलते हैं। हम लोग भी उत्तर प्रदेश में SC/PTSP लेजिस्लेशन की डिमांड को लेकर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और उसको अभी तक लगभग 20-25 जिलों से हम लोग इस आवाज को उठा पाए। डेफिनेटली लोकसभा विधानसभा के जो 2022 के इलेक्शन में इसकी बड़ी लेवल पे हम लोग इसकी एडवोकेसी का प्लानिंग भी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी SC/PTSP कानून बने। निश्चित दूसरा तौर पे सवाल जो आपने, एक जी मिनट मैं इसी में जी जोड़ देना चाहता हूं कि इस पैसे के पूरे आवंटन और पूरे दलितों के उत्थान के लिए खर्च होने के लिए पहले आंध्र प्रदेश ने, बाद में आंध्र प्रदेश के जब 2 हिस्से हो गए तो तेलंगाना ने और अब कर्नाटक ने, 3 राज्यों ने इस पूरी योजना को एक कानून के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जी है। और इसका बहुत अच्छा प्रयोग मैंने तेलंगाना में देखा, जहां क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसे से 16,000 दलित परिवारों को 3-3 एकड़ जमीन खरीद करके जमीन, बांटी गई है। दूसरा क्या है, उन्होंने इसी मद के पैसे का इस्तेमाल से उन्होंने लगभग 700 स्टूडेंट को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा है। तीसरा क्या है कि उन्होंने इसी मद के पैसे से 1.5 लाख रुपए प्रति दलित बच्ची के लिए, लड़की की शादी के लिए, किसी भी दलित परिवार में लड़की की शादी होगी तो एक मुश्त 1.5 लाख रुपया उस लड़की की शादी के लिए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक चौथी बड़ी चीज जो है, अब जो सुनने में आ रहा है, अभी पुष्टि होनी है कि तेलंगाना सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक दलित परिवार को 10 लाख रुपया इसी मद से अपने लिए, अपने खुद के विकास के लिए तेलंगाना सरकार देगी। तो मुझे लगता है जब इस तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं तो इसको पूरे दलित समुदाय को गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस योजना का कितना महत्व है। अब आप अपनी बात आगे बताइए। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 2022 के इलेक्शन से पहले इसकी एक पूरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बड़ी डिमांड हो, बड़ी मांग बने और सभी राजनीतिक दलों के मुख्य पटल पर ये बात आए, ताकि जो जिन प्रदेशों का एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं और ये हमारे सामने भी है, वो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 22% दलित पॉपुलेशन निवास करती है। तो अभी आपका जो सवाल था कि लॉयर्स के, वकीलों के नेटवर्क का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में जब दलितों के ऊपर अत्याचार के केसेस को हम लोग लगातार ग्राउंड पे जाके फैक्ट फाइंडिंग, उनको जस्टिस दिलाने की जो बात करते आए हैं, उनके बीच जाकर के फैक्ट फाइंडिंग करना हो, उनका FIR लिखाना हो, इसमें एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने आता था, क्योंकि हम सब एक्टिविस्ट इस तरीके से जो भी काम कर रहे हैं कि लीगल पक्ष हमारा बहुत कमजोर हो जाता था। कई बार बहुत सारे केसेस को उससे कंप्रोमाइज करना पड़ता था। मैं खुद MSW करने के बाद मैंने लॉ नहीं किया था। हमारे एक साथी अरविंद जी हैं, उन्होंने मुझे लखनऊ में, जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जस्टिस के लिए फिर आपको लॉ खुद करना पड़ेगा, और मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट किया
और लॉ कंप्लीट करने के बाद हमने अपने यूथ को लॉ की तरह मोड़ा और आज मुझे बताने में खुशी होती है कि बुंदेलखंड लीगल रिसोर्स सेंटर हमने बनाया है और 48 दलित यंग लॉयर्स का एक नेटवर्क बनाया है जो कि किसी भी केस को लेकर के हम लोग लीगली इंटरवेंशन करने के लिए तैयार रहते हैं। आज कोई भी केस होता है तो उसको हम ग्राउंड पे एक्टिविज्म के तौर पे तो लड़ते ही लड़ते हैं, साथ ही साथ उस मुद्दे को कानूनी पक्ष और क्योंकि बिना कानूनी पक्ष के हम जस्टिस की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने ये बनाया और आज पूरे बुंदेलखंड में हमारे पास 48 यंग लॉयर्स का एक नेटवर्क है जिसके साथ हम लगातार एक्सेस टू जस्टिस की लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुलदीप जी, और निश्चय ही तौर पे आप उन तमाम युवाओं के लिए एक उदाहरण हैं जो अपने समाज में तमाम तरह की जो अत्याचार, उत्पीड़न, भेदभाव हो रहा है उस पे लड़ना तो चाहते हैं लेकिन जो लड़ने के रास्ते नहीं निकाल पाते हैं। आपका अनुभव जो है वो उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा, और मुझे लगता है कि आप जो पूरा का पूरा संपूर्ण दलित मुद्दे को एक व्यापकता में जो देख रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आपके प्रयास लगातार जारी रहे और इसमें आप सफलता पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस बातचीत को हम समाप्त करते हैं, और जल्द ही हम आपसे किन्हीं और मुद्दों को लेकर के जो दलितों के विकास से उनके न्याय के को लेकर के होंगे उस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।